नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनुप उपाध्याय। साथियों, हिमालय केवल बर्फ से ढकी पहाड़ियां नहीं, बल्कि एशिया की भू राजनीति का सबसे संवेदनशील रण क्षेत्र है। साल 2026 में कैलाश मानसरोवर यात्रा को पुनः प्रारंभ करने के लिए भारत और चीन के बीच बढ़ता समन्वय और उसी समय नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का विदेशी दौरे से दूर बनना ये महज एक संयोग नहीं है। वास्तव में लिपुलेख दर्रा अब केवल एक तीर्थ मार्ग नहीं है, बल्कि सार्वभौमिकता, सामरिक रणनीति और कूटनीति का केंद्र बिंदु बन चुका है। यहां लिया गया हर निर्णय तय करता है कि कौन होगा प्रभावशाली, किसका वर्चस्व बढ़ेगा और किसकी संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। इसलिए कैलाश मानसरोवर यात्रा अब सिर्फ आस्था का विषय नहीं, बल्कि भारत चीन संबंध, नेपाल की रणनीतिक स्वायत्ता और पूरे हिमालय शक्ति संतुलन की वास्तविक परीक्षा बन चुकी है। तो सीधा सवाल है कि क्या यह सहयोग क्षेत्र में स्थिरता लाएगा या फिर हिमालय में एक नया भू राजनीतिक तनाव को जो है वो जन्म लेने वाला कारण बन जाएगा। आज इसी मुद्दे पर विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को पूरे अंत तक बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद तटस्थ होकर आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के, आज के इस टॉपिक। और आपकी स्क्रीन पर यह टॉपिक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भारत और चीन आए एक साथ, नेपाल के पीएम बालेन शाह भड़क सकते हैं। कैलाश यात्रा पर भारत चीन साथ साथ, नेपाली पीएम नहीं करेंगे भारत का दौरा, पीएम मोदी ने भेजा था न्योता। तीन समाचार पत्रों को हमने आधार बनाया है इस टॉपिक को समझने के लिए, जिसमें से एक है इकोनॉमिक्स टाइम्स, दूसरा है नेपाल न्यूज और तीसरा है काठमांडू पोस्ट। इकोनॉमिक्स टाइम्स लिखता है, कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन ओपन। नेपाल न्यूज लिखता है, इंडिया अनाउंस कैलाश मानसरोवर पिलग्रिम वाया लिपुलेख पास, नेपाल नॉट इन्फॉर्म्ड। काठमांडू पोस्ट लिखता है, इंडिया चाइना टू रिज्यूम कैलाश मानसरोवर यात्रा वाया लिपुलेख। चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हुए इस टॉपिक को और भी ज्यादा डिस्कस करते हैं। साथियों, कैलाश मानसरोवर यात्रा और लिपुलेख दर्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा भारत के श्रद्धालुओं की अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक तीर्थ है, जो चाइना के तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। और इस यात्रा का संचालन भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय समन्वय से होता है। इस यात्रा के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो इसके दो प्रमुख मार्ग हैं, लेकिन एक बार हम मैप में पूरा लोकेशन देखें। यह पहला मानसरोवर यात्रा का रूट आपको देखने को मिल रहा है। आप इस मैप को बहुत ध्यान से देखिएगा तो आपको यहां तीन बाउंड्रीज जो है नजर आएंगी। यहां आप फोकस कीजिए, मैं इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर दे रहा हूं आपके समझने के लिए, और मैंने कहा बहुत ध्यान से देखिएगा। एक आपको ये बाउंड्री नजर आ रहा है, दूसरा आपको इधर से एक बाउंड्री नजर आ रहा है, और तीसरा इधर से बाउंड्री नजर आ रहा है। ठीक, आपको तीन बाउंड्री नजर आ रहा है, और तीन जो बाउंड्री नजर आ रहा है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 जो है वो आपका चाइना का तिब्बत वाला क्षेत्र है, नंबर 2 इंडिया का क्षेत्र है, और नंबर 3 जो है वो नेपाल का क्षेत्र है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं साथियों, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा में जो पहला रूट है वह उत्तराखंड, आप अपने स्क्रीन पर यह पिथौरागढ़ देख रहे हैं, यह उत्तराखंड का एरिया है। यह लिपुलेख क्षेत्र है जिसको लेकर विवाद है। ये नेपाल लिपुलेख को अपना कहता है, इंडिया कहता है हमारा क्षेत्र, इसको लेकर विवाद है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसी से जो है वो मार्ग जो है वो कहां जा रहा है, ये कैलाश है और ये मानसरोवर है, ये क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो ये उत्तराखंड से लिपुलेख का जो रास्ता है, पहला मार्ग है जिसकी हम बात कर रहे हैं। दूसरे मार्ग के बारे में बात करें साथियों, तो ये आपको स्क्रीन पर ल्हासा नजर आ रहा है जो कि तिब्बत में है, और ये ल्हासा के माध्यम से अगर हम बात करें तो ये रास्ता आपको दिख रहा है, ये लेक मानसरोवर है, ये राकश ताल आपको दिख रहा है ना। तो ये आपको रास्ता दिख रहा है, नेपाल नीचे है, नेपाल के जस्ट ऊपर से तिब्बत के क्षेत्र से ये रास्ता दिख रहा है। ये गौरी कुंडा है, ये डोलमा ला पास है, ये आपका
होली माउंट कैलाश है, तो ये कैलाश माउंट है, लेक मानसरोवर राकसताल। अच्छा, राकसताल और लेक मानसरोवर है। मैं आपसे पूछूंगा कि यहां से कौन सी नदियां निकलती हैं, वो कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताएं। जिन्होंने भूगोल पढ़ा हो, जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ा है, वह कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अच्छा, ये जो लाहसा वाला रास्ता है साथियों, अगर आप ध्यान दें तो इधर सिलीगुड़ी दिख रहा है, यानी कि हम पूर्वोत्तर के क्षेत्र में चल रहे हैं। सिक्किम के क्षेत्र से अगर हम बात करें तो नाथुला पास करते हुए इधर हम जाएंगे, तो एक ये नाथुला वाला एरिया दिख रहा है, और दूसरा एरिया अगर हम बात करें तो ये एरिया जो आपको देखने को मिल रहा है यहां इस क्षेत्र से, ये नाथुला के अलावा लिपुलेख, ये दो रास्ते हैं जो कि मानसरोवर यात्रा करने की जो है वो मार्ग है। इसमें अगर हम लिपुलेख दर्रे के बारे में बात करें साथियों, तो सबसे अधिक संवेदनशील और रणनीतिक रूप से यह महत्व वाला मार्ग है, क्योंकि यह इंडिया, चाइना और नेपाल के बीच में जो है वो ट्राई जंक्शन का क्षेत्र है। फिर से ध्यान से देखिए, ये लिपुलेख पास है, ठीक, और इधर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपको इंडिया का क्षेत्र का, ये काला पानी का क्षेत्र लिपुलेख, पूरब की तरफ आ रहे हैं तो नेपाल, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो चाइना का क्षेत्र, तो ये ट्राई जंक्शन का क्षेत्र है। और यही कारण है कि लिपुलेख केवल एक तीर्थ मार्ग नहीं है, बल्कि सीमाई विवादों का केंद्र है, सामरिक आवाजाही का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, और कूटनीतिक संवेदनशीलता का जो है ये प्रतीक बन चुका है। और यही पृष्ठभूमि आगे चलकर भारत चीन सहयोग और नेपाल की आपत्तियों के बीच में जो है वो टकराव को जन्म देता है। साथियों, इस पूरे विवाद का जो जड़ है वह 1816 है। आपके स्क्रीन पर एक मैं नक्शा आपको दिखा रहा हूं, यह 1819 का है, जो कि कुमाऊं जो उस समय क्षेत्र था उसका है। ये काला पानी फाउंटेन है, 1819 का नक्शा है। ये कूटी नामक स्थान है। ये आपको जो ब्लू कलर की नदी नजर आ रही है, ये काली नदी है, ठीक, ये नेपाल का क्षेत्र है। अब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस पूरे विवाद का जड़ जो है वो 1816 में ट्रीटी ऑफ सुगौली यानी कि सुगौली की संधि के पीछे छुपी हुई है, जो एंग्लो नेपाल वॉर के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। और इस संधि में यह तय किया गया था कि काला नदी जो है वो, सॉरी माफ कीजिए, काली नदी जो है वो भारत और नेपाल के बीच में जो है वो सीमा होगी, है ना। तो ये काली नदी आपको देखने को मिल रही है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, मैं आपको और क्लियर जो है वो देखने का प्रयास करते हैं। तो हमने कहा कि बाउंड्री जो मानी गई थी वो किसको मानी गई थी, बाउंड्री जो है वो काली नदी को मानी गई थी, और काली नदी के पूर्व का क्षेत्र जो है वो नेपाल का क्षेत्र था, और काली नदी के पश्चिम का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को माना गया था कि यह क्षेत्र जो है वह आपका इंडिया का क्षेत्र है, ठीक। और इसी काली नदी को लेकर जो है वो पूरा का पूरा विवाद है। मैप में फिर से इसको लेकर आते हैं, और मैप में लेकर आके आपके साथ इस चर्चा को और भी ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको समझना जो है वो आसान हो जाएगा। ये लिपुलेख पास का क्षेत्र है, ये माउंट कैलाश, मानसरोवर, ठीक, ये नेपाल का क्षेत्र। तो हमने कहा कि जो पूरा का पूरा विवाद हुआ था वो काली नदी को लेकर था, और समस्या सबसे बड़ी यही है कि काली नदी का वास्तविक स्रोत जो है वो कहां पे है, और इसी को लेकर दोनों देश अपना अलग अलग व्याख्या करते हैं। नेपाल ये दावा करता है कि काली नदी का जो स्रोत है वो आपका लिम्पुर धारा का जो क्षेत्र है, और लिम्पू धारा का जो क्षेत्र है इसलिए काला पानी, लिपुलेख और लिम्पिया धुरा जो क्षेत्र है वह नेपाल के अंतर्गत आता है। लेकिन भारत ये कहता है कि काली नदी का स्रोत जो है वो कहां है, तो काली नदी का स्रोत जो है वो काला पानी का क्षेत्र है। तो काली नदी का स्रोत जब काला पानी का क्षेत्र है, ये आपकी काली नदी वाला एरिया हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि पूरा क्षेत्र जो है वो उत्तराखंड राज्य का जो है वो हिस्सा है। लेकिन असली मुद्दा क्या है साथी, ये विवाद केवल नक्शे का नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक व्याख्या, नदी के स्रोत की पहचान और सामरिक नियंत्रण का भी है। क्योंकि जो भी काली नदी का असली स्रोत साबित करेगा उसी के पक्ष में जो है वो सीमा तय हो जाएगी। यानी नदी कहां से शुरू होती है यही सवाल तय करता है कि यह जमीन जो है वो भारत का है कि नेपाल है। लेकिन हाल के समय में अगर हम बात करें साथियों, तो लिपुलेख दर्रे को लेकर कई सारे घटनाक्रम तेज हुए हैं, जिसने इस पूरे मुद्दे को फिर से जो है वो चर्चा के केंद्र में ला दिया। भारत और चीन ने लिपुलेख मार्ग के माध्यम से सीमा व्यापार को पुनः सक्रिय करने का निर्णय लिया है, और यह निर्णय आर्थिक दृष्टि से जो है वो महत्वपूर्ण है। साथ ही यह क्षेत्र में सामरिक उपस्थिति को भी जो है मजबूत करता है। दूसरी अगर हम बात करें तो नेपाल पहले भी इस कदम पर राजनयिक आपत्ति जो है दर्ज करा चुका है। नेपाल का तर्क यह है कि जिस क्षेत्र पर यह मार्ग गुजरता है यह क्षेत्र विवादित है, इसलिए बिना नेपाल को शामिल किए गए इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह नेपाल की संप्रभुता को जो है वो प्रभावित करता है। तीसरा अगर हम बात करें तो नेपाल के वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व, जिसमें बालेन शाह जैसे नए चेहरे जो है उभरे हैं, अभी तक इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से अपना स्पष्ट रुख जो है वो सामने नहीं रखे हैं। लेकिन उनके बयानों और नीति
से संकेत स्पष्ट है कि नेपाल अब अधिक जो है वह आक्रामक विदेश नीति अपनाने की दिशा में जो है वो काम कर रहा है। साथियों, अगर इस पूरे मुद्दे को और भी बेहतर से हम समझना चाहें तो हम इसको पूरा अगर हम इसका जियो पॉलिटिकल एनालाइज करें, भू राजनीतिक विश्लेषण करें, तो साथियों भारत का जो दृष्टिकोण है, भारत के लिए लिपुलेख दर्रा केवल एक धार्मिक मार्ग नहीं है बल्कि ये बहुआयामी सामरिक संपत्ति है जिससे भारत की सुरक्षा, भारत की अर्थव्यवस्था और कूटनीति जो है वो तीनों की तीनों जुड़ी है। सामरिक पहुंच की अगर हम बात कर रहे हैं साथियों, तो लिपुलेख भारत को सीधे तिब्बत के क्षेत्र से जोड़ता है जो चीन के नियंत्रण में है, और यह मार्ग सीमा प्रबंधन, निगरानी और सैन्य लॉजिस्टिक के लिए जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। संकट की स्थिति में यहां तेज तैनाती करने का विकल्प जो है वह यह मार्ग प्रदान करता है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत ने इस क्षेत्र में सड़क, पुल और लॉजिस्टिक नेटवर्क जो है वो बहुत तेजी से विकसित किया है। विशेष रूप से अगर हम बात करें साथियों, तो बीआरओ ने इस क्षेत्र पे जो है न केवल सैन्य दृष्टि से बल्कि नागरिक और तीर्थ यात्रा के लिए भी जो है वो महत्वपूर्ण काम किया। अगर हम तीसरा सॉफ्ट पावर के हिसाब से अगर एनालाइज करें साथियों, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो क्षेत्र है वो भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से जुड़ा हुआ है, और इस यात्रा को सुगम बनाकर भारत अपनी सांस्कृतिक पहुंच और जन आधारित कूटनीति को जो है वो मजबूत कर रहा है। लेकिन फिर प्रश्न जो है वो संप्रभुता को लेकर आ जाता है। भारत लिपुलेख क्षेत्र को जो है वो उत्तराखंड राज्य का अभिन्न हिस्सा मानता है, और इसलिए यहां किसी भी गतिविधि, चाहे व्यापार हो चाहे यात्रा को, अपने सार्वभौमिक अधिकार के तहत जो है वो देखता है। अगर हम चीन के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र की बात करें, चीन के हिसाब से इस बात को अगर हम ले रहे हैं साथियों, तो आप ये कल्पना कीजिए कि हिमालय की ऊंचाइयों पर एक ऐसा खेल चल रहा है जहां गोलियां नहीं चल रही बल्कि रणनीति, धैर्य और समय जो है वो खेला जा रहा है। और इस खेल में चीन की चालें जो है वो तेज नहीं बल्कि बहुत ही सोची समझी और बहुत ही लंबे। चीन जानता है कि भारत के साथ खुला संघर्ष उसे महंगा पड़ेगा, इसलिए वो क्या कर रहा है, इसलिए वो छोटे छोटे सहयोग के रास्ते खोल रहा है, जैसे कि कैलाश मानसरोवर यात्रा, ताकि माहौल पूरी तरह से बिगड़े नहीं और बड़े विवाद को जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। दूसरा अगर हम बात करें साथियों, तो लिपू रेख का रास्ता जो है सीधे तिब्बत तक जाता है, और तिब्बत चीन के लिए सिर्फ एक क्षेत्र नहीं बल्कि सुरक्षा कवच है। अगर यहाँ अस्थिरता बढ़ती है तो चीन की आंतरिक सुरक्षा के ऊपर जो है असर पड़ सकता है, और इसलिए उसकी प्राथमिकता साफ है कि तिब्बत में हर हाल में जो है वह शांति और नियंत्रण जो है बना के रखना है। तीसरा अगर हम बात करें साथियों, तो चीन अक्सर क्या करता है कि जो मुद्दे भारत, चीन और नेपाल के होंगे उन्हें ट्राइलेटरल बनने ही नहीं देगा। चीन हमेशा यही चाहता है कि यह मुद्दा भारत और चीन के बीच में बायलैटरल तक ही सीमित रहे, क्योंकि इससे अगर हम नेपाल को लेकर आते हैं तो नेपाल की भूमिका बढ़ जाएगी, और चीन कभी भी नेपाल की भूमिका को जो है वो बढ़ने नहीं देना चाहता है। चीन को नेगोशिएशन में ज्यादा कंट्रोल मिलेगा अगर वो नेपाल की भूमिका को यहां कम कर देता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो चीन इस पूरे मुद्दे को एक स्विच की तरह इस्तेमाल करता है। जब माहौल अच्छा होता है तो सहयोग बढ़ाने की बात करता है, जब तनाव होता है तो दबाव बनाने की बात करता है, और यही मुद्दा जो है वो कॉपरेशन भी है और प्रेशर टूल के रूप में भी यूज करता है। अब यहां हमें नेपाल के दृष्टिकोण को भी समझना होगा साथियों। साथियों, नेपाल के हिसाब से अगर हम बात करें तो हिमालय के बीच में खड़ा एक छोटा सा देश है, लेकिन उसकी चिंता भी जो है वो बहुत बड़ी है। यह देश नेपाल, उसके लिए लिपू लेक, काला पानी या लिम्पियोधुरा जो है सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं है बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता का जो है प्रतीक है। नेपाल के नजरिए से अगर हम बात करें तो लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियोधुरा ये तीनों क्षेत्र उसके इतिहास, उसके नक्शे और उसके राष्ट्रवाद से जुड़े हैं। इसलिए जब इन क्षेत्रों पर सवाल उठता है तो नेपाल में केवल बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं रहता बल्कि हम कौन हैं का सवाल जो है वो सबसे आगे आ जाता है। जब इंडिया और चाइना आपस में मिलकर लिपू लेक से जुड़े फैसले लेते हैं तो नेपाल को हमेशा यह लगता है कि उसे इग्नोर किया जा रहा है, उसे बाईपास किया जा रहा है, और इससे नेपाल के अंदर भारत को लेकर अविश्वास, असंतोष और कूटनीतिक तनाव जो है बढ़ जाता है। नेपाल में अगर हम बात करें साथियों, तो जो मुद्दा है सिर्फ विदेश नीति तक नहीं सीमित है। नेपाल जो है इस मुद्दे को अगर हम लेकर चलें तो नेपाल इस मुद्दे को जो है वो डोमेस्टिक तक जो है वो लेकर अपने घरेलू जो राजनीति है उसमें जो है केंद्र बन चुका है। राजनीतिक दल इसे राष्ट्रवाद के साथ जोड़ते हैं, सरकार इस पर कठोर रुख दिखाने के लिए मजबूर होती है, और जनता के बीच ये मुद्दा जो है इमोशनल इशू बन जाता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो वर्तमान में बालेन शाह के लिए अगर हम बात करें तो हिमालय के इस कूटनीति शतरंज में एक नया खिलाड़ी के रूप में जो बालेन शाह उभरे हैं
उसकी सबसे दिलचस्प चाल ये होगी कि वह विदेश यात्रा से जो है दूरी बना ले और पहले वो अपने देश के ऊपर जो है फोकस करे। और बालेन शाह का जो निर्णय है यह साफ रूप दिखाता है कि उनकी प्राथमिकता जो है वो डोमेस्टिक लेजिटिमेसी यानी कि घरेलू वैधता है। वो जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं, सिस्टम में सुधार चाहते हैं और राष्ट्रीय मुद्दे पर एक मजबूत छवि जो है बनाना चाहते हैं। यानी कि बालेन शाह इस समय अगर भारत का दौरा नकार रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बालेन शाह को भारत बुलाया था, तो इसका मतलब यह है कि वो सीधे ये कह रहे हैं कि पहले मुझे नेपाल को अंदर से मजबूत करना है, फिर भारत की बाहर की जो राजनीति है खेलना है। भारत और चीन की अगर हम बात करें साथियों, तो दोनों के बीच में संतुलन बनाना नेपाल के लिए हमेशा चुनौती रहा है। और ऐसे में बालेन शाह जो है वो जल्दबाजी में किसी एक पक्ष की ओर जो है वो झुकाव नहीं दिखा रहे हैं, कोई स्पष्ट कैंप चूज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि नो अर्ली कमिटमेंट, नो अननेसेसरी रिस्क के साथ चल रहा है। उनका जो पूरा का पूरा अप्रोच है वह स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी विथ कॉशन के साथ चल रहा है। यानी पूरी तरह से भारत के साथ भी नहीं, पूरी तरह से चीन के साथ भी नहीं, बल्कि स्थिति को समझकर समय देखकर जो है वो निर्णय लेने की बात हो रही। बालेन शाह की रणनीति बताती है कि नेपाल अब रिएक्टिव नहीं बल्कि कैलकुलेटेड फॉरेन पॉलिसी की ओर आगे बढ़ रहा है। जहां पहले निर्णय दबाव में लिए जाते थे, अब कोशिश ये की जा रही है कि सोच समझकर संतुलित और राष्ट्रहित में जो है निर्णय लिया जाएगा। साथियों, अगर इसका पूरा व्यापक प्रभाव देखें तो ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है, जो शुरुआत में एक छोटा सा सीमा विवाद लगता है, वह धीरे धीरे हिमालय की राजनीति को जो है प्रभावित करने लगता है। इंडिया और नेपाल के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं, लेकिन लिपू लेक जैसे मुद्दे अगर नेपाल को इग्नोर कर होने का एहसास होता है तो दोनों देशों के बीच में जो ट्रस्ट है वह डेफिसिट जो है वो बढ़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में साथियों जहां भरोसा कमजोर होता है वहां दूरी बढ़ती है। ऐसे स्थिति में अगर हम बात करें तो चाइना को जो है वो साइलेंट गेन मिल सकता है। वह बिना भारत से टकराए या बिना चीन नेपाल को बहुत ज्यादा लालच दिए जो है साथियों, बिना ज्यादा लागत के वह रणनीतिक लाभ ले सकता है। भारत नेपाल के बीच में अगर दूरी बढ़ रही है तो चीन धीरे धीरे नेपाल में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें साथियों तो एक छोटा सा जो विवाद दिख रहा है, जो लिपू लेक का, काला पानी का, लिम्पियोधुरा का है, ये सुनने में छोटे क्षेत्र लगते हैं, लेकिन यही माइक्रो लेवल बॉर्डर डिस्प्यूट अगर सही समय पर ना सुलझाए तो मैक्रो लेवल जियोपॉलिटिक्स में क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को जो है वो प्रभावित करेंगे, कूटनीतिक समीकरण को बदलेंगे और पूरा हिमालय एक स्ट्रेटेजिक हॉट स्पॉट जो है बन जाएगा। साथियों, ये मामला हमें बड़ी बात सिखाता है। बहु राजनीति में कोई भी मुद्दा छोटा नहीं होता है। आज जो सीमा एक बिंदु है, कल वही बन सकता है एक बहुत बड़ा राजनीतिक निर्णायक केंद्र। और हिमालय की इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि विवाद क्यों है, बल्कि यह है कि इसे सुलझाना इतना कठिन क्यों है। ट्रीटी ऑफ सुगौली में सीमा निर्धारण काली नदी के आधार पर हुआ, लेकिन नदी का वास्तविक स्रोत कहां है इस पर आज भी सहमति नहीं बन पाई है। और एक ही इतिहास लेकिन अलग अलग व्याख्या, और यही बन गया है विवाद का जड़। नेपाल में मुद्दा साथियों राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ है। इंडिया में भी इसे सुरक्षा और संप्रभुता के नजरिए से देखा जा रहा है। और ऐसे में राजनीतिक दल इस मुद्दे को जन भावनाओं को मोबिलाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो मुद्दा जो है वो 3 देशों से जुड़ा हुआ है। त्रिपक्षीय संवाद की कमी है, चाहे इंडिया की बात करें, चाहे चाइना की बात करें, चाहे नेपाल की बात करें। साथियों, बातचीत अक्सर 2 देशों के बीच में ही होती है। कोई मजबूत ट्राइलेटरल इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क अभी तक नहीं है और इसका नतीजा यह है कि गलतफहमियां बढ़ रही है, ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो गहरा होता जा रहा है। सीमा क्षेत्र में सड़क, पुल, लॉजिस्टिक का तेजी से निर्माण खासकर इंडिया और चाइना के द्वारा जो हो रहा है, इससे सामरिक क्षमता बढ़ रही है, लेकिन साथ में ही संदेह और प्रतिस्पर्धा भी जो है वो बढ़ रही है। यानी कि डेवलपमेंट भी हो रहा है और टेंशन भी जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो अंततः मैं यही कहूंगा साथियों कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि हिमालयी भू राजनीति का दर्पण है। भारत और चीन का सहयोग अल्पकालिक स्थिरता दे सकता है, लेकिन नेपाल की अनदेखी दीर्घकाल में क्षेत्रीय असंतुलन पैदा कर सकता है। आवश्यक है कि भारत, चीन और नेपाल के बीच संवाद आधारित समाधान जो है अपनाया जाए और सीमा विवाद के ऐतिहासिक, तकनीकी और कूटनीतिक स्तर पर जो है इसको सुलझाया जाए और हिमालय को प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग का क्षेत्र बनाया जाए। हिमालय में सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं बनाती साथियों, ये प्रभाव भी बनाती हैं और आज वही असली संघर्ष का जो है वो कारण है। आपको क्या लगता है? आप भी अपने विचार को जो है वह कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाए। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको जो है वो समझ में आया होगा और कैसा लगा सेशन ये भी हमें बताएं। साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए,
वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।